अभी तो हल्की सी पहले आवाज आई थी। इसमें इंटरनेट कनेक्शन का। हेलो मैम लाइव आप। अच्छा ओके सर ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो माय नेम इज सिंपी बंसल। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी बिजनेस लॉ की क्लास। ठीक है, तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो चुका है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम 3 कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे। फर्स्ट इज इंडेमनिटी एंड गारंटी, सेकंड इज बेलमेंट एंड प्लेज और थर्ड है एजेंसी प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में और उनका क्या मतलब है ये सब हम पढ़ेंगे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में। और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है एजेंसी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडेमनिटी और गारंटी से। फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्पेशल contracts will be of guarantee and indemnity. So let's start with the meaning of indemnity. तो indemnity का मतलब क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको indemnity का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो indemnity का मतलब क्या है? देखिए, आप पहले अभी डेफिनेशन मत पढ़िए, आप सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करिए। अगर एक इंसान की वजह से किसी और इंसान को नुकसान हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, या तो किसी और इवेंट की वजह से, फॉर एग्जाम्पल किसी गांव में बाढ़ आ जाती है, तो वो बाढ़ से आपके नुकसान, मतलब कभी भी बाढ़ आ सकती है, तो उस नुकसान से बचाने के लिए फ्यूचर में किसी भी इवेंट की वजह से या किसी भी इंसान की वजह से, या तो वो आप इंसान हो सकते हैं, कोई और इंसान भी हो सकता है, अगर इस पर्सन को कोई नुकसान हो सकता है, तो इस पर्सन के नुकसान को बचाने के लिए आप कहते हो, फर्स्ट कहता है कि अगर आपको मेरी वजह से या फिर किसी और की वजह से या फिर किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी चीज से अगर आपको कोई नुकसान होता है, तो मैं आपकी भरपाई करूंगा, मैं आपके उस नुकसान को पूरा कर दूंगा, मतलब मैं उसके बदले में आपको पैसे दे दूंगा। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। समझ गए? चलिए अब देखो इसका मीनिंग। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, एक पार्टी ने प्रॉमिस किया है अदर पार्टी को टू सेव हिम फ्रॉम लॉस। क्या प्रॉमिस है? कि आई विल सेव यू फ्रॉम दिस लॉस। ठीक है, और वो लॉस किस किस कारण से हो सकता है? या तो मेरी ही वजह से हो सकता है, या तो किसी और पर्सन की किसी एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, या फिर किसी कोई नेचुरल कैलामिटी है, कोई इवेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से। मतलब किसी भी केस में आपको अगर नुकसान होता है तो आपके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। तो मैं कौन हूँ? इंडेमनीफायर हूँ। जिसको नुकसान की भरपाई, जो नुकसान की भरपाई कर रहा है वो है इंडेमनीफायर, जो जिसको नुकसान हुआ है वो है इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। और हम दोनों के बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं। टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वन इज इंडेमनीफायर एंड द अदर इज इंडेमनिटी होल्डर बोल सकते हैं उसको, या फिर इंडेमनीफायर। तो इंडेमनीफायर कौन है? जो किसी और के नुकसान को पूरा करेगा, जो प्रॉमिस करता है कि अगर दूसरे पर्सन को कोई नुकसान होता है तो उसे मैं भरपाई करूंगा। हु प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉस, लॉस को ठीक करने का प्रॉमिस करेगा, उसको बोलते हैं इंडेमनीफायर। और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है वो है इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर, हुज लॉस इज टू बी मेड गुड, जिसको नुकसान हुआ है। ठीक है, वो है इंडेमनीफाइड। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए इंडेमनिटी का। एक पर्सन है मिस्टर ए, उनके पास एक रेलवे की रिसीट थी जिसको दिखाकर ही आपका जो रेलवे से आप गुड्स ले सकते हो। ठीक है, कहीं किसी और स्टेट से आपके पास गुड्स आए हैं और आप वो रेलवे की रिसीट दिखाओगे तो ही वो आप उनसे गुड्स ले सकते हो। अब क्या हो गया, आपसे वो रिसीट खो गई। अब रेलवे वालों को तो नहीं पता कि आप इसके रियल ओनर है कि नहीं, तो आपने क्या किया, आप उनको रिक्वेस्ट करते हो कि भैया देखो मेरी जो रिसीट है वो खो गई है, मैं ही उन गुड्स का रियल ओनर हूँ, तो आप मुझे वो गुड्स दे दो। तो रेलवे वाले क्या करते हैं, उसकी बात पे भरोसा करके गुड्स उसको गुड्स दे देते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई और सपोज ये बंदा झूठ बोल रहा है, कोई और रियल ओनर आ गया, तो उस केस रेलवे को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो रेलवे को नुकसान, रेलवे अपना नुकसान बचाने के लिए उस बंदे को, दैट यू हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी विद अस, कि अगर फ्यूचर में अगर कोई रियल ओनर है और वो आता है और वो अपने गुड्स को क्लेम करता है, तो उसकी वजह से जो हमें नुकसान होगा उसकी भरपाई तुम करोगे। ठीक है, तो तुम्हारी वजह से, मिस्टर ए की वजह से अगर रेलवे कंपनी को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मिस्टर ए करेंगे। ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो रेलवे ने उनको गुड्स तो दे दिए और फ्यूचर में अगर रियल ओनर आता भी है तो उसकी लायबिलिटी मिस्टर ए के ऊपर पड़ जाएगी, ना कि रेलवे कंपनी के ऊपर। समझ गए? तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो अपने आप को लॉस से बचाने के लिए आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एंटर कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इट कैन बी एन इम्प्लाइड प्रॉमिस और इट कैन बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस। या तो आप प्रॉमिस कर रहे हो, एक्सप्रेस, आपने बोला है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में आपको कोई लॉस होगा तो मैं आपको बचाऊंगा, या तो वो प्रॉमिस आपने बोला नहीं है बट वो इम्प्लाइड है, आपके बिहेवियर में है कि आप उसको फुलफिल करोगे। ठीक है, अब ये देखिए, मिस्टर ए ऑक्शनियर सोल्ड सर्टेन गुड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कुछ गुड्स दिए कि भैया तुम इसको ऑक्शन कर दो और जितना पैसा आएगा वो ले लो। ठीक है, अब
बाद में लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट गुड्स बिलोंग टू मिस्टर सी एंड नॉट मिस्टर बी। जब वो ए ने ऑक्शन करके गुड्स को सेल कर दिया तब पता लगा कि जो गुड्स थे वो बी के थे ही नहीं, वो थे मिस्टर सी के। सो मिस्टर सी रिकवर डैमेजेस फ्रॉम ए। तो मिस्टर सी गए मिस्टर के पास कि तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरे गुड्स को सेल कैसे कर दिया, तो उन्होंने मिस्टर ए से पैसे ले लिए। अब देखिए गलती यहाँ पर ए की नहीं है, गलती किसकी है, मिस्टर बी की है। मिस्टर बी के गलत बोलने के वजह से मिस्टर ए ने गुड्स को सेल किया। ठीक है, नाउ A for selling the goods belonging here, Mr. A is entitled to claim the compensation from Mr. B. अब यहाँ पे A अपना जो भी कंपनसेशन, जो भी लॉस हुआ है, C ने जो भी पैसा क्लेम किया मिस्टर A से, तो वो पैसा मिस्टर A मिस्टर B से क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं है B की तरफ से, लेकिन ये इम्प्लाइड प्रॉमिस है। B ने अपना बोल के वो गुड्स A को दिए हैं कि तुम इनको ऑक्शन कर दो, लेकिन वो गुड्स B के थे ही नहीं। तो यहाँ पे B ने उन्हें प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन ये जो प्रॉमिस है ये इम्प्लाइड है। लॉफुली बी रिस्पॉन्सिबल होता है ए के नुकसान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी का इम्प्लाइड प्रॉमिस है, बी ने बोला नहीं है कि मैं करूंगा, लेकिन बी की ड्यूटी बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये एक बी का इम्प्लाइड प्रॉमिस हो गया, बोला नहीं गया है बट ऑटोमेटिकली वो ड्यूटी बन गई। ठीक है, तो so there is an implied promise from Mr. B to compensate the auctioneer Mr. A in case of defective title of goods, क्योंकि वो जो title of goods था वो B का था ही नहीं, वो A का था, और B के गलत बोलने की वजह से ही Mr. A को नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी की वजह से जो नुकसान होगा मिस्टर ए की, वो भरपाई कौन करेगा, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी हियर इज एन इंडेमनिफायर एंड मिस्टर ए इज इंडेमनिफाइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। तो जो प्रॉमिस कर रहा है उसके पास अधिकार क्या है, ही कैन क्लेम फ्रॉम इंडेमनिफायर, सॉरी ये राइट्स ऑफ इंडेमनिफाइड है, जिसको नुकसान हुआ है उसके क्या क्या अधिकार हैं। ही कैन क्लेम फ्रॉम इंडेमनिफाइड, तो वो सारे के सारे कौन कौन से पैसे, कौन कौन से कंपनसेशन इंडेमनिफायर से क्लेम कर सकता है। पहला, जो भी डैमेजेस हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी कॉस्ट है सूट की, मतलब अगर इंडेमनिफायर केस उससे मना कर देता है कि भाई हम आपको पैसे नहीं देंगे, तो जो इंडेमनिफाइड है जिसको लॉस हुआ है वो कोर्ट में जाएगा। ठीक है, कोर्ट में केस लड़ने के जो भी एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ ऑल सूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूट वो कपड़े वाला सूट नहीं है, ये कोर्ट में केस लड़ने वाला सूट है। तो उस सूट में आप लॉयर हायर करते हो, लीगल पेपर्स होते हैं, आपका आने जाने का कॉस्ट लगता है, हर टाइम पे आपको टाइम निकालना पड़ता है, जब भी आपकी हियरिंग होगी, ट्रायल होगा, तो ये सारी की सारी कॉस्ट आप इंडेमनिफायर से क्लेम कर सकते हो। और कॉम्प्रोमाइज अमाउंट इफ एनी, और अगर आप दोनों के बीच में बाहरी आउट ऑफ द कोर्ट कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है, इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड में, और उसके लिए भी अगर आपको कोई कॉस्ट उठानी पड़ती है तो वो कॉस्ट भी आप उनसे क्लेम कर सकते हो। ठीक है, When does the indemnifier become liable to pay? अब देखिए इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी कब पैदा हो जाती है, या तो ये नुकसान जब जो इंडेमनिफाइड है उनको नुकसान हो चुका है, वो अपनी पैसों की भरपाई कर चुके हैं तब होगा, या उनके पैसों की भरपाई से पहले ही इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। तो देखिए व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स सर्टेन, तो यहाँ पे ये हो चुका है कि उनको ये लाइबिलिटी इंडेमनिफाइड की ये लाइबिलिटी सर्टेन है, मतलब ये होगा ही होगा, उनको ये नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, इवन बिफोर द इंडेमनिटी होल्डर हैज एक्चुअली डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी। अब देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए आप यही वाला एग्जांपल देखो ऑक्शनर का। सी ने, जो कि रियल ओनर गुड्स का, सी ने ओ से, ए से गुड्स डैमेज क्लियर वो करे, डिमांड करे कि आपने मेरे गुड्स को सेल करा है मेरी मर्जी के बगैर, उसका जो भी डैमेजेस है आप मुझे दोगे 1 महीने के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ए के ऊपर ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। ए कौन है यहाँ पे, इंडेमनिफाइड की यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। ए को पैसा देना, इंडेमनिफाइड को पैसा देना 1 महीने के बाद, तो यहाँ पे मिस्टर बी की लायबिलिटी कब क्रिएट हो जाती है। अब देखिए जो भी लॉस होगा मिस्टर ए को, उसके लिए कौन लायबल है, मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर बी को वो पे करना है, तो मिस्टर बी की यहाँ पे लायबिलिटी कब क्रिएट हो जाती है, जैसे ही पता लग जाता है कि मिस्टर ए की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो जैसे ही मिस्टर सी ने ए से क्लेम किया तभी मिस्टर ए की लायबिलिटी के बजाय ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई मिस्टर बी की। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जब मिस्टर ए उसे पैसे दे देंगे तब मिस्टर बी की लायबिलिटी क्रिएट होगी, नहीं, जैसे ही इंडेमनिफाइड का हो गया कि ये उनकी लायबिलिटी बन गई है, उन्हें ये पैसा पे करना है, उन्हें ये नुकसान होने वाला है, उसी दिन से इंडेमनिफायर की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो पेमेंट इंडेमनिफाइड ने पेमेंट करी है नहीं करी है डजंट मैटर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ के बाद हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर आपको इंडेमनिटी समझ में आ गया तो गारंटी तो और आसान है। नॉर्मली लोगों को पता भी होता है कि आप में आपको किसी
के साथ कुछ डील करें, लेकिन कुछ भी है तो आपके नाम पे कोई और आपकी गारंटी लेता है कि अगर मैंने कुछ नुकसान किया तो वो भरपाई करेगा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो जिस पर्सन ने गारंटी ली है वो क्या गारंटी ली है, वो सपोज उन्होंने मेरी गारंटी ली है कि अगर मैं अपनी जो भी मेरी लायबिलिटी है, जो भी मेरा प्रॉमिस है, उसको मैं डिफॉल्ट करती हूँ, मतलब मैं उसे पूरा नहीं करती हूँ, तो ये पर्सन जिसने मेरी गारंटी ली है वो पर्सन मेरी लायबिलिटी को पूरा करेगा, उसके ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी मेरे डिफॉल्ट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन हूँ और एक गारंटियर है। समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये तो आप नॉर्मली काफी बार घरों में भी सब लोग काफी यूज करते हैं कि इसकी गारंटी दिला देते हैं और गारंटी के नाम पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी, यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो गारंटी देगा, जिसके लिए गारंटी दी है और जिसको गारंटी दी जा रही है। ठीक है, तो जिसको गारंटी दी जा रही है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर, ठीक है, तो हम उसको गारंटी देंगे कि भैया तुम मिस्टर ए को गुड्स दे दो, और अगर मिस्टर ए आपको पेमेंट नहीं करते, डिफॉल्ट करते हैं, तो मैं उसके बदले में आपको पैसा दूंगा। तो जिसको ये गारंटी दी जा रही है वो है क्रेडिटर। द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन, जिसको गारंटी दी है वो है क्रेडिटर। श्योरिटी वो है जिसने गारंटी दी है, ये आपको श्योरिटी दे रहा है। मिस्टर सी ने आपको गारंटी दी है कि ए को आप गुड्स दे दो और अगर ए पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे श्योरिटी कौन दे रहा है, श्योरिटी कौन है, जो गारंटी देता है, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी। और थर्ड पर्सन जिसके लिए गारंटी दी जा रही है, जो प्रॉमिस करता है कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने की, और जो पर्सन बाद में डिफॉल्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो होता है प्रिंसिपल डेटर। समझ गए तीनों पार्टी। प्रिंसिपल डेटर मींस द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। तो अगर मेरे लिए गारंटी दी जा रही है तो मैं हूँ प्रिंसिपल डेटर, मैं ही डिफॉल्ट कर सकती हूँ बाद में। मेरे डिफॉल्ट पे सारी की सारी लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, श्योरिटी के ऊपर। श्योरिटी किसको गारंटी दे रहा है, क्रेडिटर को। तो तीनों पार्टी समझ में आ गई। ओके, essential features of contract of guarantee. सो इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे, क्योंकि ये जो हम तीनों कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इंडेमनिटी, प्लेज, एजेंसी, प्रिंसिपल वाले सारे जो कॉन्ट्रैक्ट, 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, इन सब के एसेंशियल फीचर में एक मेन पॉइंट यही है, सब में जो कॉमन है, दैट दे मस्ट ऑल हैव ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़े थे वो सबके सब इन कॉन्ट्रैक्ट में भी होने चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट वैलिड होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये सारे यहाँ पर पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर सी सेल्स एंड डिलीवर्स द गुड्स टू मिस्टर पी। तो यहाँ पे सी सेलर है, पी रिसीवर है। प्रोवाइडेड मिस्टर एस गिव्स एश्योरेंस फॉर पीज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे एस कौन है, श्योरिटी है। पी के परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने पी के परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने गारंटी दी है। तो पी यहाँ पे कौन है, पी यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर है। और एस, मिस्टर सी कौन है, मिस्टर सी इज द क्रेडिटर, जो गुड्स डिलीवर करेंगे, जिनको गारंटी दी जा रही है। ठीक है, सो मिस्टर एस रिफ्यूजेस टू गिव गारंटी। तो एस ने क्या किया, एस ने गारंटी देने से मना कर दिया। सी ऑब्टेन्स हिज गारंटी एट द गन पॉइंट। तो जो मिस्टर सी है, जो क्रेडिटर है, उन्होंने मिस्टर एस की जो गारंटी ली है, गन पॉइंट पे ली है, धमका कर ली है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी की फ्री कंसेंट नहीं थी। ठीक है, तो ये जो हमने फ्री कंसेंट चैप्टर में पढ़ा था, वो सारे कंसिडरेशंस, वो सारे के सारे वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर भी होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, और जो भी आगे हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसमें भी। ठीक है, देखिए, नो डायरेक्ट कंसिडरेशन रिक्वायर्ड बिटवीन श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। तो यहाँ पे देखिए, श्योरिटी जो है, जो गारंटी देता है, वो किसको गारंटी दे रहा है, क्रेडिटर को दे रहा है। अब उसको बदले में क्या मिल रहा है, श्योरिटी को। श्योरिटी तो गारंटी दे रहा है कि भैया अगर ये मिस्टर पी नुकसान करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, तो मैं वो नुकसान भरूंगा। लेकिन क्रेडिटर से बदले में उसे क्या मिल रहा है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं है, क्रेडिटर से कोई पैसे नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, लेकिन सिर्फ एक वो प्रॉमिस है कि ठीक है तुम मुझे गारंटी दे रहे हो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जिसके नाम पे तुम गारंटी दे रहे हो मैं उसको गुड्स डिलीवर कर दूंगा टाइम पे। ये एक प्रॉमिस ही उनको कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, इसमें स्टेटमेंट क्या है, promise made or anything done for the benefit of the principal debtor is the sufficient consideration for the surety for giving the guarantee. तो श्योरिटी की गारंटी के बदले में क्रेडिटर श्योरिटी को गारंटी कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि तो जो तुम्हारा जो प्रिंसिपल डेटर है उसे मैं गुड्स दे दूंगा या उसके बेनिफिट के लिए कोई भी काम कर दूंगा। तो ये क्या है, गारंटी देने का कंसिडरेशन हो गया, मतलब गारंटी देने के बदले में श्योरिटी को क्या मिल रहा है, क्रेडिटर का प्रॉमिस कि वो प्रिंसिपल डेटर को जो आप चाहते हो वो काम कर देगा। जैसे प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिट पे गुड्स चाहिए आपसे, तो आप वो उसे गुड्स दे दोगे, ये प्रॉमिस आप श्योरिटी को करते हो। तो ये इतना सफिशिएंट कंसिडरेशन है, उसके अलावा और किसी कंसिडरेशन की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है,
अब ये देखिए, मिस्टर बी रिक्वेस्ट मिस्टर ए टू सेल एंड डिलीवर गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट। तो बी रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए कौन है जो गुड्स डिलीवर करेंगे, तो मिस्टर ए कौन हुए यहाँ पे क्रेडिटर, मिस्टर बी कौन हुए जिन्हें गुड्स चाहिए, तो मिस्टर बी कौन है प्रिंसिपल डेटर। अब इनके लिए देखिए श्योरिटी कौन है, मिस्टर ए एग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड मिस्टर सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ गुड्स। तो सी यहाँ पे श्योरिटी है, ए यहाँ पे क्रेडिटर है, बी यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर है। मिस्टर सी इज प्रॉमिस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ मिस्टर ए इज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सी इज प्रॉमिस। अब सी ने ठीक है प्रॉमिस कर दिया कि वो गारंटी देता है बी की, बदले में उसे क्या मिल रहा है क्रेडिटर से, क्रेडिटर कौन है यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया प्रॉमिस किया टू डिलीवर द गुड्स टू मिस्टर ए। तो सी की प्रॉमिस के गारंटी के बदले ए क्या कर रहा है प्रॉमिस कर रहा है कि वो एक गुड्स डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों की कंसिडरेशन हो गई, इनकी गारंटी के बदले में उनको कंसिडरेशन क्या मिल रही है कि ही इज प्रॉमिसिंग टू डिलीवर द गुड्स टू मिस्टर बी। तो ये क्या है, एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है, तो दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा गारंटी का ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, द क्रेडिटर एंड द सिक्योरिटी मस्ट बी कंपीटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये सिक्योरिटी नहीं है, ये श्योरिटी है। ठीक है, तो बोथ द पार्टी बी कंपीटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे दो पार्टीज कौन सी है, तीसरी पार्टी की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ दो पार्टीज की बात करें, एक तो श्योरिटी जो गारंटी देगा और एक क्रेडिटर। तो मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर कैन बी इनकम्पीटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो द श्योरिटी विल बी टेकन एज प्रिंसिपल डेटर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर नीड नॉट बी कंपीटेंट, यहाँ पे प्रिंसिपल जो डेटर है वो कंपीटेंट नहीं है, सपोज वो एक माइनर है। ठीक है, तो माइनर की अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, श्योरिटी के ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पे श्योरिटी इज कंसीडर्ड एज अ प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो पार्टीज का कंपीटेंट होना जरूरी है, श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। थर्ड पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंपीटेंट टू एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सप्रेस भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, essential features of contract of guarantee में नेक्स्ट पॉइंट है existence of a recoverable debt for which principal debtor should be primarily liable। तो जो डेट है वो रिकवरेबल डेट है, वो डेट होना जरूरी है। ठीक है, जिसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर लायबल है। तो देखिए, मिस्टर ए टुक सम ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, तो ए यहाँ पे सर्विसेज ले रहे हैं, तो ए यहाँ पे कौन होंगे, प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, द पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट वाज गारंटीड बाय मिस्टर सी, मिस्टर सी इज श्योरिटी, ए इज प्रिंसिपल डेटर और बैंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। सो द ओवरड्राफ्ट्स वर अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो जो मिस्टर ए ने जो ओवरड्राफ्ट लिया है वो लीगल है ही नहीं, वो लॉ आपको बैंक को वो देता ही नहीं है कि आप उसको ओवरड्राफ्ट किसी भी इंसान को दे पाओ, देयरफॉर मेकिंग देम वॉइड एंड अनफोर्सेबल। तो जो मिस्टर ए और बैंक के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ही वॉइड हो गया है। सो मिस्टर ए कमिटेड डिफॉल्ट, अब ए ने जो ओवरड्राफ्ट ले लिया है बैंक से सी की गारंटी पे, बैंक ने उनको दिया है, अब ए ने उसको रिटर्न करने से मना कर दिया, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या बैंक सी से क्लेम कर सकता है पैसा, नहीं कर सकता। सो एंड द बैंक सूड मिस्टर सी फॉर द लॉस हेल्ड ही वाज नॉट लायबल। तो यहाँ पर सी विल नॉट बी लायबल बिकॉज प्रिंसिपल डेटर की ही यहाँ पे लायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये एक रिकवरेबल डेट है ही नहीं, क्योंकि ये जो ए और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ही वैलिड नहीं था एंड अनएनफोर्सेबल था, वॉइड था। तो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि प्रिंसिपल डेटर की ही कोई लायबिलिटी नहीं है तो श्योरिटी की भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, चाहे उन्होंने गारंटी दी चाहे उन्होंने गारंटी नहीं दी, पहली कंडीशन है कि प्रिंसिपल डेटर की वो लायबिलिटी होनी चाहिए जो गारंटियर जो श्योरिटी पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज गारंटी ऑफ द श्योरिटी मस्ट ओनली पे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। तो जो गारंटी दी है श्योरिटी ने वो प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पे होनी चाहिए। अब जो डेटर है उसने रिक्वेस्ट नहीं की, आप हीरो बन के आप गए हो कि नहीं भैया हम तो गारंटी देते हैं, वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। अब देखिए, मिस्टर पी बाय सम गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सी, तो मिस्टर सी यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर, मिस्टर पी हो गए प्रिंसिपल डेटर जिन्होंने गुड्स लिए हैं क्रेडिट पे मिस्टर सी से। मिस्टर एस विदाउट बीइंग रिक्वेस्टेड बाय मिस्टर पी अंडरटेक द रिस्पांसिबिलिटी टू इंडेमनीफाई मिस्टर सी। तो मिस्टर एस ने मिस्टर पी की इजाजत के बगैर, उनसे पूछे बगैर, उनकी रिक्वेस्ट के बगैर ही मिस्टर सी को बोल दिया, गारंटी दे दी कि अगर तुम्हें कोई पी के बाद में कोई नुकसान होता है, पी डिफॉल्ट करता है तो उसका भरपाई हम करेंगे, मिस्टर एस करेंगे। सो मिस्टर एस डज नॉट बिकम अ श्योरिटी। तो यहाँ पे मिस्टर एस की जो गारंटी है वो गारंटी नहीं मानी जाएगी, मिस्टर एस जो है श्योरिटी नहीं माने जाएंगे बिकॉज कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर वाज नॉट टेकन, इन दिस केस प्रिंसिपल डेटर वाज पी। तो पी की ही अगर गारंटी, पी की कंसेंट के बिना अगर आप गारंटी देते हो तो उसमें श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कंडीशनल। अब ये किसके ऊपर कंडीशनल है, ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। जब तक प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट नहीं करेगा तब तक श्योरिटी की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। तो ये कभी आएगी जब डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट विल बी कमिटेड बाय द प्रिंसिपल डेटर, ओनली देन श्योरिटी लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी। अब श्योरिटी की लायबिलिटी कब नहीं है? व्हेन गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल पार्ट और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल पार्ट। तो अगर श्योरिटी से उसकी गारंटी ली गई है लेकिन वो तभी लीगली लायबल नहीं होगा क्योंकि जो गारंटी उसकी ली गई है वो फैक्ट्स को छुपाकर या फैक्ट्स को गलत बताकर ली गई है। ठीक है। सपोज मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए वांट सम गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ऑन क्रेडिट। तो बी ने कहा है जब तक सी गारंटी नहीं करेंगे मैं तुम्हें गुड्स नहीं दूंगा। सी को ये पता है कि ए ने जो गुड्स लिए हैं क्रेडिट पे मिस्टर बी से वो 10,000 के गुड्स है। तो जो श्योरिटी उसने गारंटी 10,000 की दी है, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन का केस है तो एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन ये लगे कुछ की हुई है तो यहाँ पे श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती क्योंकि उनसे ये सच छुपाया गया है कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन डेटर और क्रेडिटर के बीच में कितने अमाउंट की हुई है। उन्हें बोला गया 10,000, हुई एक्चुअल में 5,000 की। तो यहाँ पे कंसीलमेंट का भी एक केस है, मिसरिप्रेजेंटेशन का भी केस है, तो उस केस में श्योरिटी की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। अब नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो फर्स्ट इज इन द मीनिंग। सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू प्रोटेक्ट द अदर पर्सन फ्रॉम द लॉस। तो यहाँ पे उस लॉस से पर्सन को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यहाँ पे और एक पर्सन के डिफॉल्ट से हुए लॉस को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एंटर करते हैं। ठीक है। अब देखिए सेकंड इज नाउ देयर आर टू पार्टीज, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्ट होते हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडेमनीफाइड फ्रॉम लॉसेस। तो इंडेमनीफाइड को लॉसेस ना हो उसे बचाने के लिए उन लॉसेस से वी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और वी कैन यूज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द पर्पस इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी और टू इंश्योर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। तो आप गारंटी किसी की तभी लेते हो जब आपको पता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे अच्छे से निभाएगा और सामने वाले पर्सन को सिक्योरिटी देने के लिए। ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में और इंडेमनीफाइड के बीच में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी गारंटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रिंसिपल डेटर प्रिंसिपल क्रेडिटर का। अब जो गारंटी दी जा रही है क्रेडिटर को प्रिंसिपल श्योरिटी की वजह से, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर। अब एक और है कि वो जो गारंटी दे रहे हैं श्योरिटी, वो गारंटी किस टर्म पे दे रहे हैं, उनको प्रिंसिपल डेटर से क्या मिलेगा। ठीक है। तो वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एंटर करने के लिए यू हैव टू एंटर इनटू 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। नेचर ऑफ लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी होता है इंडेमनीफायर इज प्राइमरी। यहाँ पे जैसे ही इंडेमनीफायर को लॉस होगा और इनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी इंडेमनीफायर के ऊपर आ जाएगी उस लॉस को पूरा करने की। ठीक है। इन केस ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट से जब वो डिफॉल्ट करता है, अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं करता, तो लायबिलिटी क्रिएट होती है श्योरिटी के ऊपर जिसने गारंटी दी है। ठीक है। सो द बेसिस रिक्वेस्ट सो नॉट नेसेसरली फॉर द इंडेमनीफायर टू एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनीफाइड। तो यहाँ पे जो इंडेमनीफायर है, ऐसा नहीं है कि इंडेमनीफाइड के रिक्वेस्ट पे ही वो काम करेंगे, बट श्योरिटी हैज टू गिव गारंटी ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क और डेट और लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर अराइजेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ कंटिंजेंट इवेंट। तो जब एक इवेंट हैपन होगा तो ही इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट में जो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी मेंशन्ड है वो क्रिएट होगी। द रिस्क इज नॉन एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो रिस्क जो है उस टाइम पे जब आप साइन करते नेग्लिजिबल है। ठीक है। बट लायबिलिटी ऑफ डेट इज इन एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लायबिलिटी हमें पहले ही पता है कि अगर फ्यूचर में लायबिलिटी होगी तो इतने अमाउंट की होगी, डिफॉल्ट होगा तो ये लायबिलिटी क्रिएट होगी ये इसके ऊपर श्योरिटी के ऊपर। लेकिन लायबिलिटी एग्जिस्ट करी है प्रिंसिपल डेटर के ऊपर, बस उसे बाद में कौन चुकाएगा डिफॉल्ट के बाद वो डिसाइड होता है, लेकिन लायबिलिटी ऑलरेडी है। लेकिन इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है, वो फ्यूचर इवेंट होगा तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, उससे पहले वो लायबिलिटी है ही किसी की भी नहीं है। ठीक है। द राइट टू सू, द indemnifier cannot file a suit against a third party in his own name because no privity of contract। तो जो indemnifier है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है सू नहीं कर सकता, बट श्योरिटी कैन सू द डेटर। तो यहाँ पे श्योरिटी डेटर को सू कर सकता अगर वो डिफॉल्ट करता है तो। ठीक है। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन
contract of now different kinds of guarantee are there. So first is on the basis of timings of the guarantee given. So the kinds are retrospective or prospective guarantee on the basis of what type of guarantee is this. It is specific or continuing guarantee on the basis of the part of the debt. It is guarantee for the whole debt or the part of the whole debt. And the last is fidelity guarantee given for the behavior of a person. Okay, so these are the kinds of guarantee. Let's do it in. So let's do the first part, retrospective or prospective guarantee. So retrospective is given for the past debt. जब आप एक past debt पहले ही debtor और contract हो चुका है, उसके लिए गारंटी दे देते हो किसी past contract के बेसिस पे आप present में गारंटी देते हो, तो उस केस में ये जो गारंटी इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि आपने एसेंशियल्स में पढ़ा था कि ये क्या होगी जब क्रेडिटर का प्रॉमिस होगा कि वो डेटर के फेवर में कुछ काम किया, लेकिन वो फेवर में काम ऑलरेडी कर चुका है, तो गारंटी को बदले में, श्योरिटी को बदले में कुछ नहीं मिल रहा, वो सिर्फ और सिर्फ गारंटी दे रहा है। इस केस में ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज दिस इज विदाउट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी को कोई कंसिडरेशन में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट in one case only it will be valid contract, और वो एक केस क्या है, guarantee by the surety to the creditor whereby the creditor promises not to sue the principal debtor। तो जब गारंटी जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर को इस चीज गारंटी देता है और क्रेडिटर उसे प्रॉमिस करता है कि भैया अगर तुम मुझे गारंटी देते हो तो मैं इस बंदे के ऊपर सू नहीं करूंगा, केस नहीं करूंगा प्रिंसिपल डेटर के ऊपर, तब क्या होगा, तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव इज गिवन फॉर और ऑब्लिगेशन, फ्यूचर के किसी प्रोजेक्ट के लिए, डेट के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर एक वैलिड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग गारंटी। अब देखिए स्पेसिफिक गारंटी क्या है, गारंटी गिवन फॉर अ सिंगल और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, ये किसी एक और एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए जो गारंटी दिया जाता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी। जैसे एक्शन कंप्लीट हुई, ठीक है, और उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी प्रिंसिपल डेटर की, सो इट कम्स टू एन एंड व्हेन गारंटेड डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज और द ऑब्लिगेशन इज ड्यूली परफॉर्म। तो ये गारंटी, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा जैसे ही इस एक ट्रांजैक्शन ड्यूटी है जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। For example, Mr. A buys TV for rupees 30,000 from a dealer on credit. Mr. S gives the guarantee to the dealer. S क्या है, श्योरिटी है, A कौन है, जिन्होंने टीवी परचेज किया है क्रेडिट पे, तो मिस्टर A कौन है, प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, और ये डीलर कौन है, क्रेडिटर। सो मिस्टर M मेक्स द पेमेंट। अच्छा ये M नहीं है, ये A है, तो A प्रिंसिपल डेटर है, अगर उसने पेमेंट कर दी, ठीक है, ड्यू डेट पर, तो यहाँ पर एस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की पेमेंट होती है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करता है, श्योरिटी की यहाँ पे लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये है स्पेसिफिक गारंटी। अब नाउ जहाँ पे सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि ज्यादा ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, उसके लिए गारंटी दी जा रही है। सो इट एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रांजैक्शंस होती जा रही है, तो उस केस की गारंटी को बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एग्रीज टू बाय 10 टीवी सेट्स फ्रॉम डीलर ऑन क्रेडिट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो एक महीने में धीरे धीरे करके हम 10 टीवी सेट्स लेंगे, कंटिन्यूइंग guarantee of Mr. A's performance in payment of 1 TV but is liable for payment of 10 TV set if the default is committed by Mr. A। तो यहाँ पे जो गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए ही नहीं है, 10 बार वो टीवी खरीदा जाएगा, ठीक है, तो वो 10 के लिए ही जो श्योरिटी है वो लायबल हो जाएंगे। अब इसके बाद रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब देखिए कंटिन्यूइंग गारंटी क्योंकि एक लंबे टाइम पीरियड की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, 10 दिनों की भी हो सकती है। अब उसको बीच में अगर एक द श्योरिटी है उसके खत्म को, तो वो हो सकता है चीज है, नोटिस देके आप उसे खत्म कर सकते हो, या फिर अब जब श्योरिटी की डेथ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही वो जो कंटिन्यूइंग गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो पहला पढ़ते हैं बाय नोटिस। बाय नोटिस इट कैन बी anytime by giving this to the agar surety has notice that I want to revoke this continuing guarantee, then this guarantee will be revoked or the surety will remain liable for the transactions prior to such notice। अब देखिए जब surety ने ये नोटिस क्या है कि मैं अपना गारंटी को
वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो लायबल रहेगा। तो अगर प्रिंसिपल डेटर उन ट्रांजैक्शंस पर डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए श्योरिटी विल बी लायबल। लेकिन नोटिस के बाद अगर किसी ट्रांजैक्शन पर जो है डेटर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये है रेवोकेशन बाय डेथ ऑफ श्योरिटी है, तो जाती है तो उस डेट से ही सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएंगे। बट यहाँ पर भी वही पॉइंट है, जब उसकी डेथ हुई है उसकी डेथ से पहले के जो भी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, उसमें अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो उसकी डेट से पहले की सारे ट्रांजैक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि श्योरिटी तो उसकी डेथ हो चुकी है तो उसकी एस्टेट, उसकी प्रॉपर्टी विल बी लायबल। तो आप उसकी प्रॉपर्टी, तो क्रेडिटर है उसकी प्रॉपर्टी में से वो लॉस को क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये है रेवोकेशन। नेक्स्ट इज अदर टाइप्स ऑफ किस तरीके की गारंटी होती है। गारंटी फॉर द होल डेट, आप एक पूरे डेट में कनेक्टिविटी इशू हुआ था। तो क्या अब आप लोगों को आवाज आ रही है? तो आप मुझे बताओ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ क्लास को। थोड़ा सा वेट करते हैं। बच्चों एक बार मुझे बताओ, क्या आपको आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून अपर्णा, निखिल। अब देखो, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ, फिर से रिज्यूम करते हैं हमारी क्लास। डिस्टर्ब हो रही है। बुक कब तक मिलेगी मैम? देखो, एसओएल से आपको बुक नहीं मिलेगी, आपको परचेज ही करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने बताया था रजनी जगोटा आप ले सकते हो, या और क्योंकि लॉ की बुक है, काफी सिमिलर लैंग्वेज की, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बिजनेस लॉ की कोई भी बुक परचेज कर सकते हो। चलिए, तो चलिए फिर अगर आवाज अपनी क्लास, चलिए ओके। तो हम टाइप्स ऑफ गारंटी कर रहे थे। अब आप अगर जो श्योरिटी है, अगर डेटर प्रिंसिपल डेटर के पूरे डेट के लिए गारंटी देता है तो ये फर्स्ट कैटेगरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है श्योरिटी की और लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर दोनों की इक्वल रहेगी, क्योंकि आपने पूरे उसके डेट के लिए ही गारंटी दी है। बट इन केस व्हेन द श्योरिटी हैज गिवन गारंटी फॉर अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पूरा पार्ट ऑफ द होल डेट, तो आपने डेट प्रिंसिपल डेटर ने जो डेट लिया है 10 लाख का लिया है, गारंटीयर ने जो श्योरिटी है उसने गारंटी लिया 1 लाख रुपए की, तो यहाँ पे जो गारंटी का जो अमाउंट 1 लाख रुपए है, तो जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो भी 1 लाख तक ही रहेगी। अगर जो 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 प्रिंसिपल डेटर करता है पूरे 10 लाख का, तो 1 लाख का जो नुकसान है वो क्रेडिटर को खुद ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, सो लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज लेसर देन द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो यहाँ पे
प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी ज्यादा है, श्योरिटी की लायबिलिटी कम है, क्योंकि श्योरिटी ने सिर्फ पूरे डेट का नहीं बल्कि उसके पार्ट के लिए गारंटी लिया है। सो श्योरिटी विल बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कमिटमेंट ओनली एंड नॉट बियॉन्ड दैट। तो अगर मैं 1 लाख की गारंटी देती हूँ तो मैं 1 लाख के लिए ही लायबल हूँ, ना कि 10 लाख के लिए। ठीक है। अब लास्ट इज फिडेलिटी गारंटी। फिडेलिटी गारंटी क्या है? जब आई पर्सन कि भाई अच्छे से काम करेगा, इसका बिहेवियर अच्छा है, इसे अपनी नौकरी पे रख लो, तो वो होती है फिडेलिटी गारंटी। व्हेन गारंटी इज गिवन फॉर द गुड कंडक्ट और ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कराने के लिए एक एम्प्लॉय के लिए जो आप गारंटी लेते हो उसके बिहेवियर के लिए, उसकी ऑनेस्टी के लिए, उसको बोलते हैं फिडेलिटी गारंटी। ठीक है। नाउ नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। अब जो श्योरिटी जो गारंटी देता है उसकी लायबिलिटी के लिए क्या फीचर्स हैं? द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। तो जो लायबिलिटी है श्योरिटी की वो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी के साथ ही एग्जिस्ट करेगी। जैसे ही प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म तो वैसे ही श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो दोनों की को एक्सिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि एक की लायबिलिटी और की नहीं है, दोनों की साथ में चलेंगी, नहीं तो किसी की भी नहीं चलेगी। सिंपल। इफ एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, अगर श्योरिटी एक पार्ट डेट के टोटल डेट के एक पार्ट की लायबिलिटी लेता है सिर्फ, तो वहां पे लायबिलिटी श्योरिटी की लायबिलिटी कम हो जाएगी, प्रिंसिपल डेटर की ज्यादा होगी। और अगर ये ऐसा नहीं है तो उनकी लायबिलिटी भी सेम है और दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ मनी द प्रिंसिपल डेटर is liable to pay, including interest, damages, cost, etc. तो जितना प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है उतनी ही लायबिलिटी श्योरिटी की रहेगी, जब तक उसने स्पेसिफाइड नहीं किया है कि वो लायबिलिटी कम उठाना चाहते, तब तक दोनों की लायबिलिटी को एग्जिस्ट करेंगी, को एक्सटेंसिव होंगी, साथ में चलेंगी। जितनी उसकी प्रिंसिपल डेटर की उतनी ही श्योरिटी की। ठीक है। श्योरिटीज लायबिलिटी इज सेकेंडरी। अब यहाँ पे श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी, सबसे पहले जो लायबिलिटी बनती है प्रिंसिपल डेटर की बनती है, वो डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी की लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो श्योरिटी की जो लायबिलिटी है सेकेंडरी है। ठीक है। सो प्राइमरी लायबिलिटी इज ऑफ प्रिंसिपल डेटर and liability of surety will arise only in case of default by the principal debtor. His liability is dependent or contingent on the default of debtor. ठीक है। तो जो श्योरिटी की लायबिलिटी है कब क्रिएट होगी? जब डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट नहीं होगा तो श्योरिटी की लायबिलिटी ही नहीं है। तो श्योरिटी की जो लायबिलिटी है डिपेंडेंट है। कंटिंजेंट वर्ड भी मतलब है डिपेंडेंट। इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिफॉल्ट और द बिहेवियर ऑफ द डेटर। डिफॉल्ट करेगा तो लायबिलिटी है, डिफॉल्ट नहीं करेगा तो श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं है। ठीक है। श्योरिटीज लायबिलिटी अराइजेस इमीडिएटली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। तो जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है वैसे ही श्योरिटी की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि क्रेडिटर को श्योरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई आपके प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया है, मैंने उसके ऊपर केस किया। नहीं, यहाँ पे सीधे उसके डिफॉल्ट के बाद सीधे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी श्योरिटी के ऊपर आ जाएगी। सो द क्रेडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव अ नोटिस ऑफ डिफॉल्ट टू द श्योरिटी। तो क्रेडिटर को कोई जरूरत नहीं है उसे इन्फॉर्म करे श्योरिटी को कि भैया प्रिंसिपल डेटर ने लॉस कर दिया। वो सीधा उसके पास जाएगा और क्लेम करेगा। ना ही क्रेडिटर को ये जरूरत है कि वो ट्राई करे प्रिंसिपल डेटर से अपना पैसा निकलवाने की। प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया, सीधा जाएगा श्योरिटी के पास कि भैया अब तुम दो मुझे पैसे, मैं कोई सिरदर्दी नहीं लूंगा। ठीक है। सो क्रेडिटर नीड नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर बिफोर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द श्योरिटी। तो ऐसा नहीं है कि श्योरिटी से अपना लॉसेस क्लेम करने से पहले वो हर तरीका अपना ले डिफॉल्ट प्रिंसिपल से पैसा क्लेम करने का। नहीं, डिफॉल्ट प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया और उसके बाद वो सीधा क्रेडिटर श्योरिटी से पैसा क्लेम कर सकता है। ठीक है। Now, surety is entitled to limit his liability. हम पढ़ चुके हैं वो अपनी liability को कम कर सकता है। Surety can choose a guarantee for the whole or part of the debt in case such that in such a case the liability of the surety will not be more than the amount specified by him. तो ये वाला पॉइंट हम कर चुके हैं कि वो अपनी liability को लिमिट कर सकता है। Surety is liability in continuing guarantee. अब continuing guarantee क्या है? जहाँ पे आप एक ट्रांजैक्शन की गारंटी नहीं देते हो, यहाँ पे आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की गारंटी देते हो। सो यहाँ पर श्योरिटी की लायबिलिटी उस पूरे टाइम पीरियड तक रहेगी जब तक वो सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। अब देखिए श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी कब क्रिएट होगी? जब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइडेबल है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में श्योरिटी भी तब भी लायबल होगा, क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ the contract between creditor and principal debtor. फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए प्रिंसिपल डेटर अगर एक माइनर है तो उस केस में क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो गया, उस केस में भी श्योरिटी की लायबिलिटी होगी। ठीक है। तो अगर ये वॉइड या वॉइडेबल है तो भी श्योरिटी की लायबिलिटी रहेगी। ही विल स्टिल बी लायबल।
Now, after the kinds of guarantee, let's move to the or the nature of nature of surety is liability. Now next move to the let's move to the rights of surety. अब surety ने अपनी गारंटी तो दे दी, लेकिन उसके पास क्या क्या अधिकार है. So three kinds of rights are available to surety. First is against principal debtor. तो principal debtor के लिए उसके पास दो rights हैं. Against creditors के खिलाफ उसके पास दो rights हैं, और co sureties के खिलाफ उसके पास एक right है. तो ये rights पढ़ते हैं क्या क्या हैं. First is right against the creditor. चलिए पहले क्रेडिटर का पढ़ लेते हैं. क्रेडिटर के लिए देखिए उसके पास दो राइट्स हैं, राइट टू सिक्योरिटीज और राइट टू क्लेम सेट ऑफ. और राइट his right against principal debtor include right of subrogation and right to claim indemnity, and right against co-sureties include right to claim contribution. तो फर्स्ट जाते हैं राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर. अब इसमें क्रेडिटर्स के अगेंस्ट में आपके पास श्योरिटी के पास क्या क्या राइट है. फर्स्ट इज राइट टू सिक्योरिटीज. अब देखिए क्रेडिटर और डेटर के प्रिंसिपल डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ठीक है, प्रिंसिपल डेटर ने कहा है कि भैया आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपको मैं फ्यूचर में इतने पैसे दे दूंगा, बदले में आप मुझे इतने गुड्स दे दो. ठीक है, अब क्रेडिटर ने मना कर दिया कि भैया तुमको तो गारंटी देनी पड़ेगी. गारंटी दे दी गई है भैया, एक गारंटी है, शाम ने आके गारंटी दे दी कि अगर ये जो 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 डेटर है अगर डिफॉल्ट करता है तो मैं गारंटी लेता हूँ, आप मुझसे पैसे ले लेना. ठीक है, क्रेडिटर को अभी भी विश्वास नहीं है, तो उसने क्या किया, जो प्रिंसिपल डेटर है उसके कुछ गुड्स अपने पास सिक्योरिटी पे मॉर्गेज पे रख लिए कि अगर जो मिस्टर प्रिंसिपल डेटर है वो डिफॉल्ट करता है तो वो गुड्स को सेल करके क्रेडिटर उनसे पैसा क्लेम कर सकता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी, क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी के लिए उसने दो चीजें रखी हैं. पहले तो कुछ गुड्स रख लिए, प्रिंसिपल डेटर के कुछ गुड्स रख लिए, और दूसरी सिक्योरिटी क्या है उसके पास, गारंटी, गारंटी बाय मिस्टर श्याम. तो दो चीजों की सिक्योरिटी अब क्रेडिटर के पास हो गई है. अब यहाँ पे श्योरिटी के पास क्या राइट है, अगर प्रिंसिपल डेटर अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी उसकी पेमेंट करेगा, लेकिन जो क्रेडिटर के पास अधिकार हैं डेटर के लिए, वो सारे के सारे क्रेडिटर्स के जो अधिकार हैं वो सारे के सारे श्योरिटी को मिल जाएंगे. तो जो सिक्योरिटी जो गुड्स क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर से रख रखे थे, प्रिंसिपल डेटर के अपने पास रखे थे, वो सारे गुड्स क्रेडिटर को श्योरिटी को देने पड़ेंगे. तो जो पैसा, जो डिफॉल्ट का पैसा जो पहले क्रेडिटर क्लेम करता, वो अब श्योरिटी उन गुड्स को सेल करके निकाल सकता है. ठीक है, तो राइट्स टू सिक्योरिटीज. सो श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी व्हिच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एंटर्ड इनटू. तो जो भी सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास है प्रिंसिपल डेटर को लेकर, ठीक है, वो सारी की सारी सिक्योरिटीज, मतलब यहाँ पे वो गुड्स और कोई भी ऐसी सर्विसेज हैं जो क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर से ले रखी है, वो सारी सर्विसेज, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारी सिक्योरिटीज के ऊपर अब किसका अधिकार हो जाएगा, श्योरिटी का. कब हो जाएगा, व्हेन द प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स. ठीक है, सो इवन इफ श्योरिटी डज नॉट नो अबाउट सिक्योरिटी, तो अगर श्योरिटी को इस सिक्योरिटी के बारे में नहीं भी पता है तो भी डिफॉल्ट के बाद क्रेडिटर की वो सारी सिक्योरिटीज पे किसका हक होगा, श्योरिटी का. सो ऑन सीज गारंटी, सी कौन है, श्योरिटी है. ए लेंट रुपीज 5000 टू बी, तो बी कौन है, यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर है. ए कौन है, ए क्रेडिटर है. ए ने 5000 रुपए किराए पर दिए हैं, बी को गारंटी सी की है. दिस डेट वाज सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ बीज फर्नीचर, तो उसने बदले में बी का कुछ फर्नीचर भी अपने पास रख लिए ए ने. ठीक है, अब बी ने क्या करा, डिफॉल्ट कर दिया. अब सी को सारे के सारे 5000 रुपए उसे देने पड़े मिस्टर ए को. लेकिन अब इसके बाद में सी का क्या अधिकार है, ये जो फर्नीचर ए ने अपने पास रखा हुआ है मिस्टर बी का, वो सारा का सारा फर्नीचर सी के अब इसके ऊपर पूरा क्लेम होगा. नाउ सी कैन एंटाइटल टू रिकवर द लॉस द मनी फ्रॉम सेलिंग द बीज फर्नीचर. ठीक है, तो ये होता है राइट टू सिक्योरिटी. राइट टू क्लेम सेट ऑफ इफ एनी. तो अभी देखिए क्रेडिटर ने कुछ प्रॉमिस किया है प्रिंसिपल डेटर को देने का फ्यूचर में. ठीक है, ऑन द गारंटी ऑफ मिस्टर एस. अब इस केस में सपोज प्रिंसिपल डेटर को भी क्रेडिटर से कुछ फ्यूचर में क्लेम करना है, तो ये दोनों राइट्स को वो सेट ऑफ कर सकता है जब अगर प्रिंसिपल डेटर अगर डिफॉल्ट करता है तो. ठीक है, सो व्हेन द क्रेडिटर सूज द श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स लायबिलिटी, सो द श्योरिटी कैन क्लेम सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इफ एनी व्हिच द प्रिंसिपल डेटर हैड अगेंस्ट द क्रेडिटर. तो अगर प्रिंसिपल डेटर को भी क्रेडिटर से कुछ लेना है तो वो भी अधिकार किसके पास आ जाएगा, वो भी अधिकार आ जाएगा श्योरिटी के ऊपर कि जो पैसा प्रिंसिपल डेटर को लेना था क्रेडिटर से, वो पैसा क्रेडिटर से कौन वसूलेगा, श्योरिटी वसूलेगा. ठीक है,
राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, डेटर के खिलाफ श्योरिटी के पास क्या राइट्स हैं? राइट टू सब्रोगेशन, एंड सब्रोगेशन मींस सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है? व्हेन श्योरिटी पेज द डेट ऑफ प्रिंसिपल डेटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट, देन श्योरिटी रिक्वायर्स ऑल द राइट्स व्हिच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो जो भी क्रेडिटर के राइट्स थे प्रिंसिपल डेटर के एवज में, उसके अगेंस्ट में, तो जो क्रेडिटर के जो भी राइट्स थे वो सारे राइट्स किसको मिल जाएंगे? श्योरिटी को। कब मिलेंगे? व्हेन प्रिंसिपल डेटर विल डिफॉल्ट ऑन हिज पेमेंट। ठीक है, तो ये है राइट टू सब्रोगेशन। बेसिकली जो भी अगर एक श्योरिटी किसी की गारंटी लेता है और डिफॉल्ट के बाद उस गारंटी अमाउंट को पे करता है, तो क्रेडिटर के पास जो भी अधिकार है वो सारे के सारे किसके पास आ जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर की लायबिलिटी तो खत्म हो गई, उसको जो मिलना था, उसे कंसिडरेशन जो मिलना था उसे श्योरिटी ने पे कर दिया, तो उसके जो भी अधिकार है क्रेडिटर के वो सारे के सारे अधिकार ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? श्योरिटी को। ठीक है, राइट टू क्लेम इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या है? अगर जो भी लॉस हो रहा है उसको क्लेम करने के लिए भी आपका ये अधिकार है। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी। तो ये प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि अगर श्योरिटी उसका लॉस का नुकसान करता है, उसके डिफॉल्ट को वो भरता है, तो प्रिंसिपल डेटर उसे बदले में क्या देगा? उस नुकसान की भरपाई प्रिंसिपल डेटर फ्यूचर में करेगा। ठीक है, सो श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर व्हाटएवर सम ही हैज राइटफुली पेड अंडर द गारंटी। तो जिसने गारंटी ली है, श्योरिटी ने अगर प्रिंसिपल डेटर का जो भी हेल्प करा है, जो भी उसका लॉस को ठीक करा है, डिफॉल्ट को पे करा है, उसके बाद श्योरिटी कैन क्लेम दैट मनी फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर इन फ्यूचर। ठीक है, सो मिस्टर ए गारंटीज टू सी। तो ए कौन है? श्योरिटी है। सी किसको गारंटी दी होगी? क्रेडिटर को। टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000, 5,000 किसने गारंटी दी है? पेमेंट फॉर व्हीट टू बी सप्लाइड टू सी बाय सी टू बी। तो बी कौन है यहाँ पे? प्रिंसिपल डेटर है। सी कौन है यहाँ पे? क्रेडिटर है। और ए कौन है यहाँ पे? ये है श्योरिटी। सो सी सप्लाइज टू बी व्हीट ऑफ लेस अमाउंट देन ₹5,000। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5,000 के गुड्स देने का, व्हीट देने का, लेकिन सी ने चला के दिखाई। सी ने कितने दिए? सिर्फ लेस देन 5,000, तो 5,000 से कम के व्हीट भेजे, बट ऑब्टेन्स पेमेंट फॉर ₹5,000 फ्रॉम ए। तो जब बी ने डिफॉल्ट करा तो जो पेमेंट ए से उसको मिली वो पूरी 5,000 की मिली, लेकिन ए कैन नॉट रिकवर फ्रॉम बी मोर देन द प्राइस ऑफ व्हीट एक्चुअली सप्लाइड। तो जो बी की लायबिलिटी बनती है वो कितनी बनेगी? 5,000 से कम की बनेगी, क्योंकि उसे 5,000 से कम के कुछ मिले। हालांकि ए ने पूरे 5,000 दिए सी को, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ए कितना क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से? उतना ही जितना कि व्हीट उसको डिलीवर हुए हैं सी से। ठीक है, तो अगर उसने 3,000 के गुड्स डिलीवर किए हैं तो ऑल्दो खर्चा जो ए का हो गया है वो 5,000 का हुआ है, लेकिन उसे सिर्फ क्लेम कितना कर सकता है डेटर से? 3,000 का। ठीक है, आप मुझे 2 मिनट दीजिए बस। तो ये समझ में आ गया, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर्स आपको। अब उसके बाद है राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। ठीक है, अब देखिए को श्योरिटीज यहाँ पर क्या क्या है। को श्योरिटी का मतलब क्या है? अब देखिए श्योरिटी का मतलब कौन है? जो गारंटी दे रहा है। को श्योरिटी कौन होंगे? जो एक से ज्यादा लोग अगर गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले मीनिंग ही समझिए। व्हेन टू और मोर पर्संस गिव गारंटी फॉर द सेम डेट दे आर नॉट को श्योरिटी। तो एक ही चीज के लिए अगर दो या उससे ज्यादा लोग गारंटी दे रहे हैं तो उन सबको बोलेंगे को श्योरिटीज। तो अब को श्योरिटीज के खिलाफ टेक श्योरिटी को क्या क्या अधिकार है? राइट ऑफ को श्योरिटी टू क्लेम कंपनसेशन
If one co-surety pays more than his proportionate share of liability, then he has a right to claim the contribution from other co-sureties. अब देखिए सपोज 3 co-sureties हैं, तीनों की liability हाफ मतलब 1/3 है। एक ने ज्यादा पे कर दिया, एक की लेट से अमाउंट उसको पड़ता है 1 लाख का, उसे लाइबिलिटी उठानी थी, उसने 2 लाख पे कर दिया, तो जो रिमेनिंग का 1 लाख रुपया है वो पर्सन, वो co-surety दूसरे 2 लोगों से वो क्लेम कर सकता है 1 लाख का, भैया इक्वल मुझे दो, ये मैंने तुम्हारी भी लायबिलिटी मैंने उठा ली, ठीक है, तो उसका ये अधिकार है। नेक्स्ट अधिकार क्या, राइट टू शेयर द सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट अभी हमने लास्ट क्लास में किया, लास्ट स्लाइड में किया है कि जो भी क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटी है प्रिंसिपल डेटर की, उसका अधिकार अब श्योरिटी के पास आ जाता है। तो अगर ऐसा कोई सिक्योरिटी है क्रेडिटर के पास, तो वो सिक्योरिटी अब तीनों में इक्वली डिवाइड होगी को-श्योरिटीज में। सो ऑल को-श्योरिटीज विल हैव द राइट टू शेयर द सिक्योरिटी। तो उस सिक्योरिटी को सेल करके जो भी अमाउंट आएगा वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये है राइट अगेंस्ट को-श्योरिटीज। नाउ नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। अब आप एक श्योरिटी को उसकी लायबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज कर सकते हो, देखो 3 तरीके हो सकते हैं। बाय रेवोकेशन, वो श्योरिटी खुद ही उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, या तो क्रेडिटर कुछ ऐसा करता है कि वो ऑटोमेटिकली श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, या तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाए तो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो तो उस केस में लायबिलिटी श्योरिटी की खत्म होगी। तो फर्स्ट पढ़ते हैं रेवोकेशन से। सो रेवोकेशन, आप रिवोक कैसे कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, बाय नोटिस। व्हेन द श्योरिटी गिव्स अ नोटिस टू द क्रेडिटर दैट ही वांट टू रिवोक हिज गारंटी, so that to it is the notice is given to the creditor if liability of surety has not yet accrued। तो ये नोटिस आप कब कर सकते हो, जब तक श्योरिटी की लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, मतलब जब तक डिफॉल्ट नहीं हुआ है। जैसे डिफॉल्ट होगा उसके बाद आप नोटिस नहीं कर सकते, अपनी लायबिलिटी से भाग नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे है जब तक लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, श्योरिटी की क्रिएट हो गई तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा, आप उसके लिए लायबल हो जाओगे, ठीक है। तो आप नोटिस कब भेज सकते हो, लायबिलिटी क्रिएट होने से पहले। सेकंड है अगर श्योरिटी की डेथ हो जाएगी तो उससे पहले की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए उसकी एस्टेट लायबल होगी, हम पहले ही कर चुके हैं। एंड लास्ट इज बाय नोवेशन। नोवेशन हमने किया हुआ है पहले भी। नोवेशन का मतलब है एक नया कॉन्ट्रैक्ट, पुराने को खत्म करके हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशन करके चेंज करके एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। तो अब नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जो श्योरिटी की लायबिलिटीज थी वो भी सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। सो इफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो चाहे इसमें पार्टी सेम हो सकती है चाहे अलग पार्टीज है, बट कंडीशन क्या है कि वो सारी पार्टी जो पुरानी कॉन्ट्रैक्ट थी वो सारी इस पे अग्री करती हैं और एक नया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं, चाहे नई पार्टीज के साथ में चाहे सेम पार्टी के साथ में। एंड द कंसिडरेशन मस्ट बी द म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और सब पार्टीज ये चाहती हैं कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें, तो उस केस में भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट की श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद है डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर के कंडक्ट की वजह से कैसे जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो लायबिलिटी है श्योरिटी की वो खत्म हो सकती है। फर्स्ट इज चेंज इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्रेडिटर कोई टर्म्स में ही चेंज कर दे कॉन्ट्रैक्ट के, सो जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन जो क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो श्योरिटी ने गारंटी दी है, अगर आप उसी में कुछ चेंजेस करते हो जिसमें श्योरिटी की कोई कंसेंट भी नहीं ली है, उसे पता भी नहीं है, तो श्योरिटी की सारी लायबिलिटी खत्म हो जाएंगी, सारी की सारी, ठीक है। सो बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तो जब प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया कि भैया अब या तो प्रिंसिपल डेटर ने अपना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, या फिर क्रेडिटर ने उसको छोड़ दिया कि अब तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है, नाउ यू आर नॉट लायबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझसे किसी ने उधार लिया है और मुझे पता है कि उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल विपदा आ चुकी है, या फिर चलो कोरोना का टाइम है, उसके पास खुद इनकम नहीं है, तो मैंने उसे कहा कि ठीक है मैं समझता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम पे कर सकते थे, बट अभी सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि तुम पे कर पाओ, तो ठीक है कोई जरूरत नहीं है, अमाउंट छोटा ही है, तो आपके पास जब होंगे आप दे देना, कोई जरूरत नहीं है अभी पैसा पे करने की। तो मैंने उसको खुद ही, क्रेडिटर ने खुद ही प्रिंसिपल डेटर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लायबिलिटी से फ्री कर दिया। तो जैसे ही प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म होगी, श्योरिटी की तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो इसमें एग्जांपल देखिए, ए का कॉन्ट्रैक्ट है बी के साथ में कि ए जो है टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी, ए बी का घर बनाएगा और बी बदले में ए को टिम्बर सप्लाई करेगा, लकड़ी सप्लाई करेगा। सी ने गारंटी दी है ए के परफॉर्मेंस के लिए कि ए अच्छे से आपका घर बनाएगा। अब बी ने क्या है, उसको टिम्बर ही प्रोवाइड नहीं किया ए को, तो ए की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बी खत्म हो जाती है, तो ए भी उसका घर अच्छे से नहीं बनाएगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे सी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि जिसके लिए उसने गारंटी दी थी उसी की लायबिलिटी खत्म हो गई है, तो श्योरिटी की भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय अरेंजमेंट। अब देखिए अरेंजमेंट में क्या है, अब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है, कुछ अरेंजमेंट हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके, उस केस में भी श्योरिटी की जो है लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। देखो
creditor contracts with the principal debtor to give him more time or not to sue, discharges the surety unless he assents to such contract. अब श्योरिटी की एसेंट नहीं ली गई है, उसको नहीं बताया गया है और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज किया गया है। कोई अरेंजमेंट हुआ है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। प्रिंसिपल डेटर ने और टाइम मांगा है, क्रेडिटर ने उसे और टाइम दे दिया है। प्रिंसिपल डेटर ने कहा है कि भैया अभी मैं नहीं दे सकता, मेरे बच्चे छोटे हैं या जो भी रीजन है, मुझ पे केस मत करना। क्रेडिटर ने कहा कि ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, उनके बीच में ऑलरेडी अरेंजमेंट हो चुका है, तो इस केस में भी श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब डिस्चार्ज बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, हाँ ये है बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। अब देखिए क्रेडिटर कुछ ऐसा काम करता है या कुछ ऐसा काम नहीं करता है जिसकी वजह से श्योरिटी के लिए बाद में रेमेडी लेना मुश्किल हो जाता है। श्योरिटी के लिए मतलब प्रिंसिपल डेटर से पैसा क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा, उस केस में भी श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। सो एनी एक्ट ऑफ क्रेडिटर विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ श्योरिटी, तो अगर आप राइट्स श्योरिटी के राइट्स के साथ में क्रेडिटर अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उस केस में श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। और ओमिट्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटी टुवर्ड द श्योरिटी, या फिर क्रेडिटर की कोई रिस्पांसिबिलिटी है टुवर्ड श्योरिटी वो नहीं करता है, एंड द इवेंचुअल रेमेडी ऑफ द श्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इज देयरबाय इम्पेयर्ड, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। और आपके क्रेडिटर के उस कंडक्ट की वजह से श्योरिटी अब अपना पैसा प्रिंसिपल डेटर से क्लेम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके राइट्स अफेक्ट हो गया आपके किसी भी एक्ट की वजह से। तो उस केस में भी श्योरिटी की सारी रिस्पांसिबिलिटीज, सारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और ही विल बी डिस्चार्ज्ड। ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड अ शिप फॉर मिस्टर सी फॉर अ गिवन सम। ठीक है, बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो मिस्टर बी शिप को बिल्ड करेंगे सी के लिए, ठीक है, और सी कैसे पे करेंगे, उन्हें इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे धीरे धीरे, जैसे ही वर्क थोड़े थोड़े टाइम में कंप्लीट होता रहेगा। मिस्टर ए बिकम्स श्योरिटी, मिस्टर ए ने बी के शिप बिल्डिंग के लिए सी को गारंटी दी है। सो फॉर मिस्टर बी ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर सी विदाउट द नॉलेज ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए कौन है यहाँ पे, श्योरिटी, और मिस्टर सी कौन है यहाँ पे, क्रेडिटर है। तो मिस्टर सी विदाउट द नॉलेज ऑफ मिस्टर ए प्री पेज टू मिस्टर बी फॉर द लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट। तो उन्होंने पहले ही 2 इंस्टॉलमेंट्स जो टाइम से पहले ही मिस्टर सी ने 2 इंस्टॉलमेंट्स मिस्टर बी को पे कर दी। अब मिस्टर ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज प्री पेमेंट। अब ए क्या क्वालिटी से डिस्चार्ज होगा, क्योंकि जो क्रेडिटर है उनकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा काम करते हैं कि मिस्टर ए के लिए मुश्किल हो जाएगा मिस्टर बी से पैसा निकलवाना। ठीक है, अब वो डिफॉल्ट भी करें चाहे कुछ भी करें, ए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिस्टर सी ने उसके अगेंस्ट में जाके कुछ काम किया है अपनी विल पे। ठीक है, लॉस ऑफ सिक्योरिटी, if the creditor loses or without the consent of the surety parts with security given to him, the surety is discharged from liability to the extent of the value of security। तो अगर क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी है, क्रेडिटर वो सिक्योरिटी उसके खो जाती है या उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो उस केस में जितनी भी उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू थी उतनी लायबिलिटी श्योरिटी की भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो रीड दिस आउट, मिस्टर ए गेव अ लोन टू मिस्टर बी ऑन द गारंटी ऑफ मिस्टर सी। सो सी यहाँ पे श्योरिटी है, ए जो लोन दे रहे हैं ए क्रेडिटर है, बी कौन है, प्रिंसिपल डेटर, एज वेल एज ऑन द मॉर्गेज ऑफ बीज फर्नीचर। तो ए ने क्या रखा है, बी का फर्नीचर भी अपने कब्जे में रख लिया है। आफ्टरवर्ड्स मिस्टर ई कैंसल्स द मॉर्गेज, ये मिस्टर सी है, नहीं कौन कैंसिल करेगा मॉर्गेज, ये करेंगे मिस्टर ए। सो ये मिस्टर ई नहीं है, मिस्टर ए है। सो मिस्टर ए कैंसल्स द मॉर्गेज, तो पहले जो उन्होंने फर्नीचर लिया था वो उन्होंने वापस कर दिया, और ये चीज गारंटियर को श्योरिटी को नहीं पता है। सो मिस्टर बी बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड मिस्टर ए सूज सी ऑन दिस गारंटी। तो जो ए है वो इंसॉल्वेंट हो, सॉरी बी जो है इंसॉल्वेंट हो गया, उसने पैसे वो नहीं दे पाएगा। ए ने केस कर दिया सी के ऊपर कि भैया सारा पैसा मुझे दो। सो मिस्टर सी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो जितना फर्नीचर की वैल्यू थी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सी की खत्म हो जाएगी, उससे ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहेगी, बट फर्नीचर की वैल्यू तक उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो मिस्टर ए है इनके पास सिक्योरिटी होते हुए भी इन्होंने इसको फॉलो नहीं किया, फर्नीचर को सेल नहीं किया, मॉर्गेज को बाद में खत्म कर दिया। ठीक है, नाउ डिस्चार्ज बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इनवैलिड कैसे हो जाएगा कोई कॉन्ट्रैक्ट, जब जो गारंटी ली है कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कब इनवैलिडेट हो जाएगा, जब आपने श्योरिटी की गारंटी ली है, उनको कुछ झूठ बोलकर या उनके सामने कुछ फैक्ट जो नहीं रखे उसकी वजह से उन्होंने गारंटी दी। या फिर थर्ड रीजन कुड बी फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू जॉइन अ सिक्स श्योरिटी। तो सपोज 3 लोग को श्योरर हैं, को श्योरिटी हैं, उसमें से किसी एक पर्सन ने भी परफॉर्म करने से, लायबिलिटी पे करने से मना कर दिया, तो इस केस में उन तीनों लोगों की जो है लायबिलिटी खत्म हो जाएगी।
ठीक है। So when a contract of guarantee provides that the creditor shall not act upon it until another person is joined in it as co-surety, the guarantee is not valid if that person fails to join. तो अगर इसमें कोई भी co-surety परफॉर्म नहीं करता, फेल करता है अपनी परफॉर्मेंस अपनी ड्यूटी करने से, तो बाकी सारे co-sureties भी इसमें डिस्चार्ज हो जाएंगे अपनी अपनी लाइबिलिटीज से। ठीक है, तो ये हमारा आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको चैप्टर क्लियर होगा गारंटी और इंडेमनिटी का। आई होप ये आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप इसे बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, नोट से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो और चीजें दिमाग में आपके और अच्छे से बैठ जाएंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 12 विच इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, तो इससे पहले आप मुझे 5 मिनट का ब्रेक दीजिए बस, मैं अभी आती हूँ और इसके बाद हम क्लासेस शुरू करते हैं।
तो ये हमारा चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, तो पहले हम बेलमेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करके बेलमेंट उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम बस इसको स्टार्ट कर देते हैं, कंप्लीट हम इसे नेक्स्ट क्लास में मतलब परसों करेंगे। ठीक है, तो आपके बस 2-3 स्लाइड्स में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आज की क्लास खत्म कर देंगे हम। सो फर्स्ट इज लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट होता क्या है, उसमें कितनी पार्टीज हैं और एक एग्जांपल के थ्रू उसे समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट इज मीनिंग। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। मतलब एक पर्सन जो ओनर है उन गुड्स का, वो किसी और को अपने गुड्स देता है। क्यों देता है? फॉर सम पर्पस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट में एक ओनर अपने गुड्स किसी और पर्सन को देता है किसी पर्पस की वजह से, और जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हुआ, वो जो गुड्स हैं सेकंड पर्सन के पास हैं, वो गुड्स वापस ओनर को रिटर्न कर देता है उसी सेम कंडीशन में या फिर अग्रीड चेंज की वजह से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, मतलब एक पर्सन जिसके गुड्स हैं उसने किसी और को वो अपने गुड्स दे दिए कुछ टाइम के लिए, किसी एक पर्पस के लिए। जैसे वो पर्पस कंप्लीट हुआ, वो टाइम कंप्लीट हुआ, वो जो सेकंड पर्सन है वापस ओनर को गुड्स रिटर्न कर देगा। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें दो पार्टीज हैं, जो जिसके गुड्स हैं उसको बोलते हैं बेलर, जो गुड्स देगा, और जिसको मिलते हैं गुड्स थोड़े टाइम के लिए वो है बेली। ठीक है, दो पार्टीज हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, ए ने अपनी मोटरसाइकिल दी बी को उसके यूज के लिए। ठीक है, बी को किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो बी ने थोड़े टाइम के लिए अपने दोस्त से ये मोटरसाइकिल ले ली। तो ये क्या हो गया? ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया है। ठीक है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ माउंट आबू। माउंट आबू में क्या होता है कि आप रेंट पे स्कूटीज और बाइक ले सकते हो, एक दिन का रेंट देते हो और उसके बदले में आप उसे वो स्कूटी जब भी आपका यूज खत्म हो गया, एक दिन का रेंट देके उसे वो वापस कर देते हो ओनर को। तो वो भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल इज यू हैव परचेज्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड यू आर गिविंग इट टू टेलर टू मेक इट इनटू अ कोट। तो आपने अपना जो क्लॉथ खरीदा, मतलब आप उसके ओनर हो गए, उसने आपने उसको टेलर को दिया उसे एक पीस को कोट में बदलने के लिए या फिर एक सूट बनवाने के लिए। तो जो टेलर है यहाँ पे वो बेली है, आप कौन हो? बेलर। आपने गुड्स अपने दिए हैं उसको एक अच्छी पोजीशन में अच्छे उसे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, टेलर यहाँ पे बेली है, पर्पस क्या है? टू कन्वर्ट द क्लॉथ इनटू अ कोट। तो जैसे ही वो कोट में बदल जाएगा, टेलर वो कोट आपको वापस कर देगा जिसके आप ओनर हो। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। थर्ड एग्जांपल इज ए गिव्स हिज फोन टू अ मैकेनिक फॉर रिपेयर्स। तो ए यहाँ पर बेलर है जिसने अपना फोन एक मैकेनिक को, जो कि एक बेली हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट में, दिया है किस लिए? रिपेयर होने के लिए। जैसे ही फोन रिपेयर हो जाएगा, ए के पास मैकेनिक जो है उसे वापस कर देगा। तो ये भी क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो समझ गए यहाँ पे क्या क्या पर्पस हो सकते हैं? पहले केस में यूज के लिए, सेकंड केस में से कन्वर्जन के लिए, थर्ड में रिपेयर के लिए। नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ बेलमेंट। तो यहाँ पे जो बेलमेंट का अग्रीमेंट है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस क्या है? जब आप कहकर बोलते हो कि हाँ मैं आपको इस पर्पस के लिए गुड देता हूँ, जैसे कंप्लीट होगा आप वापस करोगे, तो एक्सप्रेस है। इम्प्लाइड में क्या है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में हुआ नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली सेकंड पर्सन की ड्यूटी बन जाती है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो जो फाइंडर है और जो ओनर है उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, बट फाइंडर ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया है? बेली बन चुका है, जिसको ओनर के गुड्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सेकेंड इज देयर शुड बी डिलीवरी ऑफ गुड। तो सब अगर आपने सिर्फ बात की कि मैं गुड्स दूंगा और डिलीवर नहीं किया, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है बेलमेंट के लिए कि वो डिलीवर हो गुड्स एक ओनर से सेकंड पर्सन के लिए, और इसका डिलीवरी का पर्पस भी होना चाहिए। सो देयर शुड बी सम पर्पस, फॉर एग्जांपल अ सेफ कस्टडी। तो सपोज मैं अपना कुछ सामान किसी को देती हूँ कि भैया तुम इसे सेफ कस्टडी में रखो। ठीक है, तो वो भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। या तो मैं रिपेयर के लिए देती हूँ या तो मैं बेली के यूज के लिए दे देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर। यहाँ पे मैंने जो गुड्स दिए हैं उसे एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिए हैं, ना कि अपनी ओनरशिप ट्रांसफर की है। ठीक है, नाउ द रिटर्न ऑफ गुड्स इन ओरिजिनल फॉर्म और ऑल्टर्ड फॉर्म एज डिजायर्ड। तो यहाँ पे देखिए, आप जो बेली है बेलर को गुड्स वापस कर देगा या तो ओरिजिनल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जो हमने फर्स्ट केस लिया था कि ए ने बी को रेंट पर बाइक दी है, तो यहाँ पे बाइक को आपको उसी पोजीशन में वापस करना पड़ेगा ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, या फिर ऑल्टर्ड फॉर्म में, जैसे हमने सेकंड एग्जांपल लिया टेलर कोट का। तो एक पर्सन ने ए ने टेलर को कोट मटेरियल दिया, क्लॉथ दिया, उसे कोट में कन्वर्ट, तो आपने दिया था उसे मटेरियल, आपने जो टेलर ने कन्वर्ट करके उसे कोट में आपको दिया है, तो ऑल्टर्ड फॉर्म में दिया है एज डिजायर्ड। और थर्ड केस भी, जब आप एक खराब फोन देते हो मैकेनिक को ठीक करने के लिए, तो आपने दिया है खराब, आपको मिलेगा ऑल्टर्ड फॉर्म में, ठीक फॉर्म में। ठीक है, सो ओनली मूवेबल गुड्स आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे सिर्फ मूवेबल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज को। फॉर एग्जांपल आप किसी को घर दे रहे हो, तो वो घर किसी के नाम पे कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, नाउ
काइंड्स ऑफ बेलमेंट। अब बेलमेंट देखिए किस किस तरीके से हो सकती है, हम दो तरीके से बेलमेंट को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। अब यहाँ पे रिवॉर्ड देखिए किसको, क्या हम कुछ रिवॉर्ड के लिए बेलमेंट कर रहे हैं या फिर एक हमारा ग्रेटिट्यूड एक्ट है, मतलब एज अ गिफ्ट हम अपने गुड्स किसी को दे रहे हो किसी काम के लिए। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड you can divide the bailment into two parts. One is gratuitous bailment, other is non gratuitous on the basis of benefit कि benefit किसको होगा bailment का, तो उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो इट इज फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, या तो यहाँ पे सिर्फ बेलर को बेनिफिट होगा, या तो सिर्फ बेली को बेनिफिट होगा, या दोनों को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड में क्या है, ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, देयर आर नो कंसिडरेशन पासिस बिटवीन बेलर एंड द बेली। तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, बस बेलर अपने बेली के यूज के लिए उसे गिफ्ट जो गुड्स है वो ट्रांसफर करता है थोड़े टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स लेंड्स हिज बाइक टू मिस्टर वाई फॉर हिज राइडिंग विदाउट एनी चार्ज। तो बिना चार्ज के आप अपनी बाइक किसी को देते हो कि भैया इतना एक दो दिन के लिए आप लो, उसके बाद वापस कर देना। तो ये क्या है, ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट। और सेकंड इज नॉन ग्रेटिट्यूडस, where consideration passes between bailor and belly. For example, Mr. Y hires a taxi from Mr. X. तो Mr. Y ने Mr. X से टैक्सी ली है कुछ दिनों के लिए और उसके लिए उन्होंने रेंट पे किया है, हायर किया है थोड़े दिनों के लिए। तो ये क्या है, नॉन ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट। अब देखिए दोनों का डिफरेंस करते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड है और उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। देखिए ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, बल्कि नॉन ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। बेनिफिट, ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट में नॉर्मली ये किसी एक बंदे के बेनिफिट के लिए होता है, या तो बेलर का या बेली का, बट नॉन ग्रेटिट्यूडस में नॉर्मली ऑलवेज इट इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट होगा। लायबिलिटी ऑफ बेलर फॉर अननोन डिफेक्ट्स, तो अगर कोई गुड्स जो कि बेलर ने बेली को दिया है उसमें कोई डिफेक्ट है जो कि बेलर को पता ही नहीं है, उस केस में बेलर की कोई लायबिलिटी नहीं है। बट इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट, अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से बेली को नुकसान होता है, तो बेलर उसके लिए लायबल होगा, चाहे बेलर को पहले उस डिफेक्ट के बारे में पता हो चाहे ना पता हो। ठीक है, बेलर्स ड्यूटी टू बेयर एक्सपेंसेस, bailor must repay to the bailey all the necessary expenses which the bailey has already incurred for the purpose of bailment. तो जो भी बेली ने वो गुड्स को लेने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, यहाँ पर बेलर उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट में बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया जो कि नॉर्मल कोर्स में नहीं हुआ, सिर्फ उनके लिए बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए नहीं होगी। ठीक है, बेलमेंट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, यहाँ पे ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट कभी भी आप किसी भी टाइम खत्म कर सकते हो, बट नॉन ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट जबकि टाइम स्पेसिफाइड टाइम के कंप्लीट होने के बाद ही टर्मिनेट हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मिस्टर एक्स ने बाई से टैक्सी हायर करी 10 दिनों के लिए, तो 10 दिनों के बाद ही टर्मिनेट होगा, 10 दिनों से पहले टर्मिनेट नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ बेलर और बेली, तो अगर किसी भी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट वहीं खत्म हो जाती है, बट नॉन ग्रेटिट्यूडस वहां पे खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये है दोनों का डिफरेंस, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेलमेंट काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। ठीक है, और उसके बाद प्लेज और उसके बाद एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, और मिलते हैं संडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।